दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक राजस्व प्रशासन से संबंधित है और हम ये देखेंगे कि कमिश्नर से लेके लेखपाल तक इन लोगों के किस तरह से काम होते हैं, क्या क्या ये लोग करते हैं। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश 75 जिलों में है और ये 75 जिलों में से 4-4, 5-5 जिलों को मिलाकर के एक कमिश्नरी बनाई जाती है और उस तरह से कमिश्नरी लगभग हमारे यहाँ 19 कमिश्नरीज हैं। तो हर कमिश्नरी को एक कमिश्नर देखता है, ज़िले को डीएम देखता है और ज़िले का जो डिवीज़न है वो तहसीलों में या सब डिवीजन्स में होता है और उसके लिए एक एसडीएम होता है, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो नियुक्त होते हैं। तो इन लोगों को जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है उसके अनुसार इन लोगों को अपनी शक्तियां वहां से ये लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 11, जिसके अंतर्गत आयुक्त की नियुक्ति होती है। मतलब उसमें आयुक्त का वर्णन है कि आयुक्त या कमिश्नर वो कितना एरिया देखेंगे। तो कमिश्नर जैसा नाम से विदित है, एक पूरी कमिश्नरी को ये देखते हैं, उस कमिश्नरी के पूरे इंचार्ज होते हैं। एक कमिश्नरी में अगर 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पांचों डिस्ट्रिक्ट का, पांचों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पांचों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सुपरविजन वो कमिश्नर करते हैं। सेक्शन 11 में कमिश्नर, उसके बाद में राज्य सरकार से ये नियुक्त होते हैं। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करती है। तो सेक्शन 11(1) में कमिश्नर का प्रावधान है। सेक्शन 11(2) इसमें अतिरिक्त कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का प्रावधान है। तो कमिश्नर की सहायता के लिए अतिरिक्त कमिश्नर होते हैं। वो कमिश्नरी कितनी बड़ी है, कितना काम है, इसके आधार पर राज्य सरकार एक या एक से अधिक अतिरिक्त कमिश्नर को नियुक्त कर सकती है। तो अतिरिक्त कमिश्नर जो काम देखेंगे वो राज्य सरकार ने अगर उनको स्पेसिफिक किसी काम के लिए नियुक्त कर रखा है तो वो राज्य सरकार ने जो काम उनको दिया है वो काम करेंगे, और अगर राज्य सरकार ने नहीं दे रखा है तो वो कमिश्नर के डायरेक्शन पर काम करेंगे और वो सारे काम कर सकते हैं। जो कमिश्नर की पावर है वो सारी पावर वो अतिरिक्त कमिश्नर वो जो है उनका उपयोग करेंगे। ये सेक्शन 11(3) में दिया हुआ है। सेक्शन 11(5) में उसके बाद में एक एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल का भी प्रावधान है। ये चूँकि बहुत से केसेस हैं जुडिशियल को वो करने होते हैं। इसमें सारे केस जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत जो केसेस हैं जिनकी अपील, रिवीजन या ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस वगैरह जाती हैं, तो वो सारी जो है एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल करते हैं। और आप ऐसे समझिए इसको कि ये केसेस जो हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड उनका रजिस्ट्रेशन कमिश्नर के यहाँ होता है और वहाँ से फिर वो एडिशनल कमिश्नर को, कुछ कमिश्नर अपने पास रख लेते हैं, बाकी कुछ जो है एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल को दे दिए जाते हैं। और एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल उन केसेस को कमिश्नर के रूप में ही उनको निस्तारित करते हैं। यहाँ आपको एक बहुत मज़ेदार बात ये मिलेगी कि अगर ज़िले के कलेक्टर की अपील कमिश्नर के यहाँ गई है और कमिश्नर ने वो एडिशनल कमिश्नर के यहाँ भेज दी है, एडिशनल कमिश्नर अगर मान लीजिए पीसीएस भी है और कलेक्टर ज़्यादातर में आईएएस ही है, तो आईएएस की अपील भी वो एडिशनल कमिश्नर पीसीएस होकर के सुनते हैं और वो उस अपील को मेरिट पे डिसाइड कर सकते हैं, कलेक्टर के आदेश को नल एंड वाइड भी कर सकते हैं। तो ये वो कमिश्नर के ही बिहाफ पर या कमिश्नर की सारी शक्तियों का प्रयोग वो एडिशनल कमिश्नर वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 12, इसमें कलेक्टर की नियुक्ति है। तो कलेक्टर को भी राज्य सरकार नियुक्त करती है और उसके बाद में कलेक्टर के साथ ही एडिशनल कलेक्टर, जैसे वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर है उसी तरह से यहाँ एडिशनल कलेक्टर भी नियुक्त होते हैं, राज्य सरकार नियुक्त करती है। अगर एडिशनल कलेक्टर, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार ने किसी को
एडीएम वित्त एवं राजस्व बनाया, तो वो वित्त एवं राजस्व का काम करेगा। वित्त एवं राजस्व का काम उसको राज्य सरकार से मिला हुआ है, उसको कलेक्टर उसको छीन नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए एडिशनल कमिश्नर को एडिशनल कलेक्टर को राज्य सरकार से कोई काम नहीं मिला हुआ है, तो वो कलेक्टर के दिए हुए कामों का संपादन करेंगे। और राज्य सरकार भी एडिशनल कलेक्टर को काम दे सकती है और कलेक्टर भी एडिशनल कलेक्टर को काम दे सकता है। तो जो एडिशनल कलेक्टर है, आप ऐसे समझिए कि वो एक तरह से कलेक्टर के काम को बांटने के लिए है। वो कलेक्टर का एक तरह से सबऑर्डिनेट नहीं है, पर कलेक्टर का चूंकि बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वो उनके काम के बर्डन को कम करने के लिए है। तो यहीं पर जिस तरह से वहाँ एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल है, इसी तरह से यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल का भी एक पद है। वो सिर्फ जुडिशियल काम देखते हैं, यानी केसेस सारे एक जगह सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड होंगे और वहाँ से कलेक्टर के द्वारा वो जुडिशियल कलेक्टर में खुद में और एडीएम एफआर या जहाँ भी वो चाहे वहाँ पर वो उनको बांट सकते हैं। इनकी नियुक्ति पहले ही जैसे मैंने बताया राज्य सरकार नियुक्त करती है। उसके बाद में सेक्शन 13, उसमें फिर राज्य सरकार जिलों के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी और सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी नियुक्त करती है। ये भी राज्य सरकार नियुक्त करती है। और जब ये जिले में आ जाते हैं तो उसके बाद जिलाधिकारी उनमें से किसी एक को, जो आपका उप जिलाधिकारी को तहसील का प्रभार दे देती है। यानी जो एडिशनल कलेक्टर प्रथम श्रेणी है उसको किसी तहसील का प्रभारी बना दिया जाता है। एक तहसील का या एक से अधिक तहसील का भी प्रभारी उसको कलेक्टर बना सकते हैं। तो उस तरह से उप जिलाधिकारी के साथ में अपर उप जिलाधिकारी की भी जगह है। इसी तरह से उप जिलाधिकारी न्यायिक की भी पोस्ट होती है। तो उप जिलाधिकारी न्यायिक का सेम तरीका है, जिस तरह से आपके यहाँ एडिशनल कलेक्टर न्यायिक देख रहे थे, वैसे यहाँ अपर उप जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी न्यायिक वो काम देखते हैं। ये खाली जो न्यायिक के लिए हैं वो खाली न्यायिक कार्य देखते हैं। तो इस तरह से आपके एक तहसील में एक उप जिलाधिकारी जो तहसील का प्रभारी है और दूसरा एक उप जिलाधिकारी न्यायिक, ये दो लोग उसमें होते हैं। उस तरह से फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 में तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक, इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, इनका वर्णन है, इनकी शक्तियों का वर्णन है। तो तहसीलदार जो है वो और तहसीलदार न्यायिक खाली न्यायिक कार्य देखते हैं। इसके बाद सेक्शन 15 में नायब तहसीलदार है। राज्य सरकार जितने चाहे उतने दे सकती है आवश्यकता के अनुसार। और जो नायब तहसीलदार है वो तहसीलदार और एसडीएम के सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में काम करते हैं। और लेकिन जब ये न्यायिक कार्य करते हैं नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार की कोर्ट और तहसीलदार की कोर्ट दोनों बराबर होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जो पावर तहसीलदार को म्यूटेशन में है वही नायब तहसीलदार को म्यूटेशन में है। एक पावर जो तहसीलदार को मिली हुई है जो धारा 80 की, वो नायब तहसीलदार के पास नहीं है। मतलब नायब तहसीलदार पर धारा 67 जो इजेक्टमेंट होता है वो वाली पावर नहीं होती है। बाकी तहसीलदार मतलब जो उनका काम है वो सेम है न्यायिक कार्यों में, बाकी में अलग है। उसके बाद में फिर धारा 16 में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल का शक्तियों का वर्णन है, किस तरह से इनका पोस्टिंग होती है। तो इनके जो नियुक्ति अधिकारी हैं वो जिलाधिकारी हैं और इन दोनों लोगों का काम है ग्राम अभिलेखों को सही रखना। तो तहसील को फिर नायब तहसीलदार क्षेत्रों में, और ये जो है आपका राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों में बटा हुआ है। राजस्व निरीक्षक क्षेत्र से फिर नीचे लेखपाल क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि सबसे नीचे की इकाई लेखपाल क्षेत्र हो गई, और लेखपाल क्षेत्र मिलाकर के जैसे मान लीजिए 15 लेखपाल क्षेत्रों पर एक राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति हो गई। नायब तहसीलदार का क्षेत्र अलग है। वो नायब तहसीलदार का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि वो कानूनगो के क्षेत्र से मिला के बनाया गया हो। वो नायब तहसीलदार बेसिकली ये कलेक्शन के लिए हैं, और जो ग्राम के अभिलेखों को ठीक करने का, जमीनों को नापने जोखने का काम है, वो सारा काम राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के
उसके मतलब उनके अंदर आता है। तो इस तरह से आप ऐसे से देख सकते हैं कि तहसीलदार के लिए दो चीजें हैं, एक नायब तहसीलदार है, एक राजस्व निरीक्षक है। तो नायब तहसीलदार बेसिकली इनका वसूली का काम है, और राजस्व निरीक्षक और लेखपाल का काम, वो काम उनका जो रख रखाव है अभिलेखों का, यानी खसरा खतौनी का रख रखाव, वो ये काम करते हैं। अब हम एक चीज इसमें ये देखते हैं कि इन लोगों के लिए ये तो इनके मैंडेटरी काम है जो यूपी आरसी 2006 से मिले हुए हैं। इसके अलावा समय समय पर और भी काम आते रहते हैं। तो पहले हम इनका जरा सा एक बार जुडिशियल काम को देखते हैं। तो आप नीचे से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अगर उस केस को ट्रांसफर कराना है, मान लीजिए कोई आदमी चाहता है कि तहसीलदार की कोर्ट से वो नायब तहसीलदार की कोर्ट में उसको ट्रांसफर करा ले, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन उसको उप जिलाधिकारी की कोर्ट में डालनी पड़ेगी, यानी उसी तहसील के उप जिलाधिकारी में। अगर मान लीजिए किसी को तहसील में अपना केस ट्रांसफर कराना है, कि वो चाहता है कि एक तहसील में उसका चल रहा है, वहाँ से उसको कुछ दिक्कत हो रही है, वहाँ न्याय उसको नहीं मिल पाएगा, और वो चाहता है कि किसी दूसरी तहसील का जो उप जिलाधिकारी है वो उसको सुने, या कोई और उप जिलाधिकारी सुने, यानी उप जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जो न्यायिक है उनमें भी अगर वो ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उसको अपने केस को ट्रांसफर कराने के लिए जिलाधिकारी के यहाँ अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए उसको एक खास जिले के जिलाधिकारी से कोई प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि यहाँ पे उसका केस ना सुना जाए, उसी कमिश्नरी के किसी दूसरे जिले के जिलाधिकारी सुन लें, तब उसको ट्रांसफर एप्लीकेशन कमिश्नर के यहाँ डालनी पड़ेगी। और कमिश्नरी में अगर ये काम करना होगा तो उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यानी इस तरह से ये लगभग आप सब जगह आप देखिए कि वो एकदम पैरेलल टाइप की चीज़ें हैं, उनमें कोई खास फर्क है नहीं। इसी तरह से जो अपील और उसका प्रोविजन है, तो वो हम पहले भी कुछ वीडियोज में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि इनके और क्या काम है। एक तो राजस्व प्रशासन देखना है, उसके बाद आप ये समझिए कि ये राजस्व प्रशासन की एक तरह से रीढ़ है। ये पूरे राज्य सरकार का बहुत सा काम इनके ऊपर है। ये एक तरह से मेन डिपार्टमेंट है। बाकी डिपार्टमेंट्स को आप कह सकते हो कि वो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। अब मान लीजिए इलेक्शन आया, तो इलेक्शन में भी यही सारे लोग लगते हैं। इनको वोटर लिस्ट तैयार करानी है। वोटर लिस्ट तैयार कराने में जो एसडीएम है वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बन जाता है, कमिश्नर उसमें रोल ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और इनके रोल इस तरह से ये बदल जाते हैं। और इलेक्शन में फिर आरओ, जैसे मान लीजिए एमपी का चुनाव है तो उसमें आरओ कलेक्टर हो जाते हैं, एआरओ एसडीएम हो जाता है। एमएलए के चुनाव में आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर वो एसडीएम हो जाता है। और इस तरह से ये लोग इलेक्शन भी कराते हैं। अब मान लीजिए इलेक्शन के बाद में जनगणना करानी है, सेंसस जो 10-10 साल पे होता है, जो अभी 21 में होना था वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अब जब भी होगा तो उसमें जो सेंसस का काम होगा उसमें चार्ज ऑफिसर यहाँ पे बेसिकली ये तहसीलदार को बनाया जाएगा। एक चार्ज एक एरिया होगा, उसका पूरी तहसील का एरिया, उसका जो सेंसस कराने की जिम्मेदारी होगी वो तहसील पे होगी, और जो जिला सेंसस अधिकारी होते हैं वो डीएम होते हैं। तो इस तरह से सेंसस का काम भी यही करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए और भी कोई दैवीय आपदा का काम है। दैवीय आपदा में मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बाढ़ राहत, या कोई और डिजास्टर हो गया तो उसमें भी यही पूरा डिपार्टमेंट उसमें काम करता है। तो इस तरह से इनको जो इनकी मतलब कोड से दी हुई जो इनकी ड्यूटीज़ हैं उसके अतिरिक्त भी इनको और सारी जिम्मेदारियां बहुत सी निभानी पड़ती हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरह से पूरे प्रशासन की एक रीढ़ है, धुरी है, जिस पर पूरा प्रशासन चलता है, और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके सहायता के लिए सभी रहते हैं। धन्यवाद।